हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। स्टूडेंट, हमने टोटल 3 पार्ट में 90 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें आज हम हिंदी लैंग्वेज के टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं स्टूडेंट, तो पिछले पार्ट आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है और उस वीडियो का या उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है काव्य भाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राजभाषा या ऑप्शन डी है राष्ट्रभाषा। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का क्या मतलब है? काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा आपको पता ही होगा कि कहाँ पर बोली जाती है। यूपी के क्षेत्र जैसे मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ वगैरह में ब्रज भाषा बोली जाती है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जामिया डीएलएड एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच चल रहा था और अभी भी वर्किंग है। आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आपके लिए पेड होगा। आप पता करके हमसे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं कि वो कितने रुपये में आपको मिल सकता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 में। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है शब्द, वाक्य, ध्वनि या पद। ऑप्शन बी शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ऑप्शन सी है पद, वाक्य, ध्वनि या शब्द। और ऑप्शन डी में है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का मतलब सबसे पहले ध्वनि होगा, फिर शब्द होगा, फिर पद होगा और उसके बाद वाक्य होगा। तो ऑलरेडी आपको पता होगा जो ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। शब्द जो होता है ध्वनियों के समूह जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। इसी के साथ आपका पद जो होता है, आपको पता होगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं पद किसे कहते हैं। और वाक्य शब्दों का समूह होता है जो क्या देता है आपको एक तरीके से पूरा अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि पद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। आपको बताना था कि उज्ज्वल जो है कैसे लिखा जाएगा। तो मैं सीधा राइट ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? पहले ऊ आएगा, फिर आधा जा, फिर अगेन आधा जा, उसके बाद वाह आएगा और लास्ट में ला आएगा। ऐसे लिखा जाएगा आपका उज्ज्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में चलते हैं स्टूडेंट्स। इत्यादि का सही संधि विच्छेद करना है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, इति प्लस यादि, या इत प्लस आदि, या इते प्लस आदि। सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इति प्लस आदि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं कि शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा स्टूडेंट्स। जो अब इसमें से ऑप्शन में से बताना है, उसके बाद फिर ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे। अकाल, अपयश, ओढ़नी या प्रलोभ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा था, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का मतलब ओढ़नी। ओढ़नी में उपसर्ग नहीं है, ओढ़नी में क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, और कैसे होगा इसमें? अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ओढ़ अलग हो जाएगा और नी अलग हो जाएगा। तो नी यहाँ पर क्या काम कर रही है? आपका प्रत्यय का काम कर रही है। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो अब आपको समझ आ गया होगा उपसर्ग किसे कहते हैं। जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगकर उसका मीनिंग अलग कर दे। जैसे आप कह सकते हैं आ प्लस काल। आ, जैसे अकाल को क्या करेंगे? आ प्लस काल। तो यहाँ पर जो आ है ये आपका उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, अकाल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर आपका। अब जैसे अपयश है, अपयश का क्या संधि विच्छेद होगा? ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताता चलूं, आ प्लस यश हो जाएगा आपका अपयश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। चौराहा में कौन सा समास है?
तो समास से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो आपको बताना था कि इस चौराहा में कौन सा समास है, क्या अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, द्विंदु है या द्विगु है। 96 का राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें है द्विगु समास। तो अब द्विगु समास के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ऐसा समास होता है जिसमें पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है उसमें क्या होता है, किसी काउंटेबल चीज का जिक्र होता है। जैसे यहाँ पर चौराहा, ठीक है, चार रास्तों का समूह चौराहा कहलाएगा। तो ऐसे वर्ड आएंगे आपके, जैसे ठीक है दोपहर, तो ये सब द्विगु समास हो जाएगा। अब द्विंदु और सबसे पहले अव्ययी भाव समास जानते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहता है, जिसका पूर्व पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, लेकिन इसमें अब पूर्व जो पद है इसमें प्रधान तो है। जैसे आप कैसे कह सकते हैं प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष जो है, अब इसी में प्रतिवर्ष को कैसे लिख सकते हो आप, प्रत्येक वर्ष, ठीक है। द्विंदु समास, अब द्विंदु समास में क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स मैं समझाना चाहूँगा, जिनमें आप ये कह सकते हैं कि दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे गाय बैल, दाल और रोटी, बेटा और बेटी, और लास्ट में बचा आपका बहुव्रीहि। कोई भी पद बहुव्रीहि में कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है, पर तीसरे पद का क्या होता है, प्रधानता होती है। तीसरे पद की प्रधानता होती है बहुव्रीहि में। जैसे पीताम्बर, बहुव्रीहि का एग्जाम्पल क्या होगा, बहुव्रीहि का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। पीताम्बर मीनिंग क्या होगा इसका, पीले वस्त्र हैं जिसके। अब वो कौन होता है, वो होते हैं आपके विष्णु, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के ऊपर। चाहे किस भाषा का शब्द है आपको ये बताना था, क्या अंग्रेजी का है, चीनी का है, देशी का है या असमी का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट, ये आपका चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ मूव ऑन करते हैं, और मैं अब यहाँ से आपका ब्लू पेन का इस्तेमाल करूंगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए तेजू धीरे से बोलता है। ऑप्शन बी सफेद गाय का बछड़ा है। ऑप्शन सी राहिल तेज धावक है। ऑप्शन डी मधुर वाणी कर्ण प्रिय होती है, ठीक है, कर्ण प्रिय होती है। तो 98 का जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका क्रिया विशेषण का जो सही एग्जाम्पल है वो तेजू धीरे से बोलता है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। निम्न में से भिन्न अर्थ वाला शब्द पहचानना था। आदित्य, मार्तंड, दिवाकर या सुधाकर। राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सुधाकर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो आदित्य है, मार्तंड है, दिवाकर जो है, ये सारे के सारे एक ही वर्ड है या एक ही मीनिंग देते हैं। क्या होता है, आदित्य, मार्तंड, दिवाकर, तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है, या सूर्य से मिलता जुलता होता है, ठीक है, सन से। और सुधाकर का क्या मतलब होता है, अमृत देने वाला यानी कि चंद्रमा। तो ये भी आपको याद रखना है, चंद्रमा या अमृत देने वाला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। अनुपम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। अनुदार है, निमेश है, अप्रतिम है या लौकिक है। राइट ऑप्शन 100 का ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, अप्रतिम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुपम का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अनुपम का पर्यायवाची पूछा था, ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची की जब बात की जाएगी तो उसमें अप्रतिम भी आ जाएगा। अनुपम का क्या मतलब होता है, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना ना हो, बेजोड़ हो, निरूपम हो, ठीक है। अब यहाँ पे अनुदार जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, अनुदार का मतलब होता है कंजूस, कृपण, संकीर्ण, ठीक है। इसी तरीके से निमेश का क्या मतलब होता है, निमेश का मतलब होता है क्षण, या आप कह सकते हैं पल या लम्हा, ठीक है स्टूडेंट। ये होता है आपका निमेश का। और लौकिक तो आपको पता ही होता है, सांस्कारिक, भौतिक, जगत संबंधी, ठीक है, ये लौकिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में चलते हैं हम। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो गांधी जी है ऑप्शन ए में, पक्के ईश्वर के भक्त थे, या कोई भी इसमें गलती नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, आपको ये बताना था। तो 101 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट। क्यों गलत है, क्योंकि पक्के ईश्वर के भक्त ऐसे नहीं होता, जबकि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता,
गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त, ठीक है, ईश्वर के पक्के भक्त होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उल्टा लिख दिया, पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो यहीं पर अशुद्धि थी, आपको बता दिया। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच जो लॉन्च किया था, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक प्रोवाइड कराए हैं। और ये मॉक जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक है आपके लिए, जो पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं, ठीक है। अगर आपको, आप पेड स्टूडेंट नहीं है और आपको ये मॉक चाहिए, तो आपको ये मॉक मिल जाएगा आप दिए गए नंबर पर। अच्छा, ये पेड होगा आपके लिए, पहले मैं आपको बता दूं, ये पेड होगा आपके लिए। आप दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 में। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना था आपको, और ये तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ के आ चुके हैं, तो अब ये आई थिंक पीडीएफ में रिपीट हो गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 तक तो हो गया था, 102 में चलते हैं। आप किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए हीरक जयंती, ऑप्शन बी रजत जयंती, ऑप्शन सी अमृत जयंती, या ऑप्शन डी है कनक जयंती। तो 102 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट। ऑप्शन बी का मतलब है आपका रजत जयंती कहलाता है, जो 25 वर्ष के कोई पूरा होने के उपलक्ष्य में किसी मनाया जाता है। हीरक जयंती का क्या मतलब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हीरक जयंती जो होता है, ये आपके 60 साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जब 60 साल कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरीके से अमृत जयंती भी आपको पता होना चाहिए। अमृत जयंती जो होता है 75 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और कनक जयंती भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो कनक जयंती को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। कनक जयंती आपका 50 साल का अगर कोई उपलक्ष्य है, उसको मनाने के लिए कनक जयंती वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, पार्थिव, इसका मतलब बताना था। ऑप्शन ए जिसका संबंध मनुष्य से हो, ऑप्शन बी जिसका संबंध प्रथा से हो, ऑप्शन सी जिसका संबंध पृथ्वी से हो, या ऑप्शन डी जिसका संबंध ईश्वर से हो। 103 का राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो वो पार्थिव कहलाएगा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जिसका संबंध मनुष्य से हो वो मानवीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मानवीय। मैं लिख देता हूँ साथ साथ आपको, जिसका संबंध मनुष्य से हो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? वो मानवीय कहलाएगा। जिसका संबंध प्रथा से हो, इसके लिए मैं आगे की तरफ लिख देता हूँ, वो कहलाएगा पारंपरिक, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? पारंपरिक कहलाएगा। और जिसका संबंध ईश्वर से हो वो देवीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इधर लिख देता हूं मैं, वो कहलाएगा आपका देवीय। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई, तो मैंने बाकी ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब आपको शुद्ध वाक्य बताना था, तो मैं बिना किसी डिले किए राइट ऑप्शन ही बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारा सेम है, लेकिन रामचरितमानस जो है उसी में गैप दिया हुआ है। कभी राम अलग लिख दिया, कभी चरितमानस अलग लिख दिया, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? रामचरितमानस एक साथ लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में चलते हैं। कूप मंडूक होना का अर्थ है मूर्ख होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, या कुएं में गिरना, या इधर उधर ना देखना। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या हो जाएगा? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक इसी का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में चलते हैं। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति का चयन करना था। तो लोकोक्ति का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक पंथ दो काज ऑप्शन ए में, आस्तीन का सांप, या सी ऑप्शन में आग में घी डालना, या डी में है आग चुराना। तो 106 का राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति है यहाँ पर, जिसका मतलब क्या है? इसमें कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है एक ही उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में भी चलते हैं हम। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आपको ये बताना था। रस से क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपका। क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है? क्या वीर का, विभिष का है, रौद्र का है, या भयानक का है? तो 107 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी का मतलब आपका, ऑप्शन नंबर सी का मतलब हो जाएगा रौद्र का, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर का क्या होता है? आपका उत्साह होता है। ये पेपर के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विभत्सक का जो स्थायी भाव होता है वो घृणा होता है, या जुगुप्सा कहलाता है, या आप कह सकते हैं घृणा, ठीक है, नफरत को।
और भयानक का क्या होता है, भय या डर, ठीक है, भय या डर। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कहा गया है, इसको देखते हैं। सबसे पहले निम्न में से मात्रिक छंद का कौन है, सोरठा, दोहा, छप्पे या चौपाई। 108 में राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, चौपाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो आपसे पूछा ये गया था सिंपल सा, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार आपको बताना था। क्या वो अनुप्रास अलंकार है, क्या वो यमक अलंकार है, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे तो यहाँ पर रघुपति में रा आ रहा है, यहाँ पर ठीक है, रघुपति में रा आ रहा है। इसी तरीके से राघव में रा आ रहा है, फिर राजा में भी रा आ रहा है और राम में भी रा आ रहा है। यानी कि रा वर्ड की जो पुनरावृत्ति है या रिपीटेशन जो है वो बार बार हो रहा है। तो ऐसे समास को क्या कहा जाता है, जिनमें बार बार आवृत्ति होती है, ऐसे समास को स्टूडेंट अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है ये बताना था आपको कि ऑप्शन ए समाज विशेष से, ऑप्शन बी लोक विशेष से, ऑप्शन सी जाति विशेष से और ऑप्शन डी है क्षेत्र विशेष से। तो स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन होगा 110 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का क्या मतलब है, ऑप्शन नंबर डी का मतलब है क्षेत्र विशेष से इसका संबंधित हो जाएगा आंचलिक रचनाएं। तो आंचलिक रचनाएं किसी विशेष क्षेत्र यानी कि रीजन की भाषा, संस्कृति, जीवन और परंपराओं को दर्शाती है। इसीलिए आंचलिक रचनाएं जो होगी किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो जाएगी। तो ये थे आपके आज के टोटल हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन। आने वाली वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट हम सोशल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो एक टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, वो आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो इस क्वेश्चन पेपर को भी हम कंप्लीट सॉल्व कराएंगे, साथ में उर्दू क्वेश्चन पेपर को भी हम सॉल्व करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाए, अपने दोस्तों में शेयर करें जो जामिया के बीएड, डीएलएड, बीएड एंट्रेंस या बीएड स्पेशल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो हमसे जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका स्टूडेंट बहुत बहुत शुक्रिया।